को भी अच्छा लग रहा होगा जानकर सुनकर किस तरीके से आप अपने जीवन में गंभीर चुनौतियों से लड़ते हुए आप इतना कुछ कर लेते हैं। ये जज्बा, ये जोश कहां से आता है आपको? ये हौसला बुलंद है इसी को। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, मैं सोनी मिश्रा, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पे नजर, सबकी खबर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मैं आपका रूबरू करवा रहा हूं जो कि देहाती सुदूर प्रांत से, काफी दूर पिछड़े गांव से, बगैर किसी साधन के गरीबी में पलते हुए ऐसे प्रतिभा के धनी इंसान, ऐसे विलक्षण प्रतिभा जिसे वहाँ के गांव के लोग इन्हें जुगाड़ू मैन के नाम से भी जानते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को ये इजाद किए हैं जिसके फलस्वरूप ये समाज में एक ऐसा आयाम बनाकर लाए हैं, एक ऐसा आयाम इन्होंने तैयार किया है। तो चलिए मैं उस होनहार बालक से आपका रूबरू करवा रहा हूं, मैं मिलाता हूं आपको, उन्हीं के जुबानी मैं सुनाना चाहूँगा और उन्हीं से मैं उनका नाम आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी छोटी सी प्रयास है कि मैं एक सुदूर देहाती गवई इलाके से आए हुए एक होनहार इंसान को लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से समाज में उन्हें एक नाम, एक दर्जा देने की मेरी एक छोटी कोशिश है। दर्शकों, गुजारिश है आपसे कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखें और देखने के बाद अपने आप में आप आत्ममंथन करने की कोशिश करें कि इंसान प्रतिभा का धनी जो होता है उसे कभी भी कोई कमी या अभाव उसे जीवन में रुकावट पेश नहीं कर सकती। कहते हैं होनहार इंसान अपना जुगाड़ वो खुद कर लेता है। ऐसे ही एक शख्स से मैं आज आपका रूबरू करवा रहा हूं। आइए चलिए मैं जानता हूं उनसे और आप भी जानिए ऐसे शख्स को। जी, लोकल टीवी न्यूज के द्वारा हमें देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू हुआ। मेरा घर किशनपुर पड़ता है, थाना अमरपुर पड़ता है, जिला बांका पड़ता है, पोस्ट सवनपुर कटरिया पड़ता है। मेरा पिताजी का नाम बासु साहू हुआ। कृष्णा जी, आपकी पैदाइश क्या किसी ग्रामीण परिवेश में हुई है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आपने कहाँ तक अपनी पढ़ाई या शिक्षा दीक्षा अर्जन की है, इस विषय में थोड़ा हमें जानकारी दें। मेरा पढ़ाई ग्रामीण ही क्षेत्र में हुआ है। मैं किसान का ही बेटा हूँ, कृष्ण कुमार साहब, और मैं 12th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद पढ़ाई मेरा रुक गया है। 12th क्या आपने किस स्ट्रीम से पास आउट किया था आपने? साइंस से। साइंस से। क्या साइंस के प्रति आपका शुरू से ही लगाव या रुझान रहा है? जी हाँ, साइंस से शुरू से ही लगाव रहा है। जो कि 9th क्लास में पढ़ते थे उसी टाइम से मुझे खोजने का कुछ लगाव लगा है, इसलिए मैं खोजते रहता हूँ कुछ से कुछ नया चीज़। क्या खोजते रहते हैं कृष्ण जी आप? खोजते रहते हैं यही कि कुछ नया चीज़ बनाएं पब्लिक को देने के लिए। जैसे वह गाड़ी बनाते थे, उसके बाद फिर मकान बनाने के लिए स्टार्ट किए हैं। तो मकान में सोचते हैं कि पब्लिक को, गरीब से गरीब आदमी को पहुंचाने के लिए ऐसा चीज़ बनाए कि जो कि घर गिरे ना और मजबूती ज़्यादा हो। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में आप मकान को गरीबों तक, जन जन तक पहुंचाने में आप उन्हें सहयोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी आप इजाद करना चाहते हैं जिससे कि ये नाम भी हो उस टेक्नोलॉजी का और लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके, यही तो? जी हाँ। तो आप इस संदर्भ में जो आप खोजते हैं, क्या रात दिन आप खोजते ही रहते हैं? जी नहीं, रात दिन नहीं खोजते हैं। कम से कम 18 से 19 घंटा तक कम करते हैं खोजने के। अरे बाप रे बाप, ये तो आप एकदम मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आप क्रॉस कर रहे हैं, जो कि खुद 4 घंटे सोते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नज़र रखते हैं। हिंदुस्तान के साथ ही साथ वो पूरे विश्व पे नज़र रखते हैं। आप तो 18 घंटा बोल रहे हैं भाई, ये ऐसा कर कैसे लेते हैं आप? इसलिए कि काम जब हम करते हैं तो उसमें काम में कुछ कमी आ जाता है, तो उसको सोचने के लिए हमको टाइम करना पड़ता है। इसीलिए रात में उसको बैठ के आराम से खोजते हैं, और ताकि वो काम खोजने के बाद वो मिल जाता है हमको।
उसके बाद फिर लॉन्च करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब जब आप कोई इनोवेशन जब आप करते हैं, कोई आविष्कार जब आप बनाते हैं, तो उसमें अगर कुछ खामियां या त्रुटियां आ जाती हैं तो उस त्रुटियों को आप रात सोच करके उसको मतलब ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये सिलसिला आपका कब से जारी है? ये सिलसिला 9 क्लास से जारी है। जब 9 में पढ़ते थे उसी टाइम से जारी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरा उम्र 14 साल था। सिर्फ 14 साल की उम्र में आपने इस तरीके का मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में आप जुड़ने की कोशिश की है। जी। ये आपका क्या शौक है? जी हाँ, ये मेरा शौक है कि हम खोज करके साइंटिस्ट बनने का बने। देखिए, आज की तारीख में लोगों का शौक क्या होता है, 14 साल की उम्र के बच्चों का शौक क्या होता है? उन्हें हाई टेक मोबाइल चाहिए, उन्हें कैमरा चाहिए, उन्हें अच्छी रिस्ट वॉच चाहिए। ठीक है, हमारे आज की तारीख में देखा ये जाता है। लेकिन देखिए, एक सुदूर ग्रामीण इलाके से, पूरे गवई इलाके से, जहाँ पे दूर दूर तक गरीबी पांव पसार कर बैठी हुई है, अभाव का ज़िंदगी है, इसके बावजूद भी ये लड़का, गांव का लड़का कृष्ण कुमार जी, ये अपने आप को खपाते हैं। इनका शौक भी देखिए कितना बेहतरीन है। ये सोचते भी हैं कि कुछ करें हम ऐसा, कुछ बनाएं हम ऐसा। तो मैं ये आप सभी के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को भी बताएं कि देखो, एक कृष्ण कुमार लड़का जो है, किस तरीके से इसका शौक है, इसका पैशन है, ये किस तरीके से अनुसंधान करता है। जो बच्चे खेल कूद, क्रिकेट, गीत संगीत में अपना दिन खपाते हैं, ये इस लड़का देश के लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी ईजाद करना चाहता है जो कि कम खर्च में काफ़ी किफ़ायती हो, लागत कम लगे और जन जन तक उसका प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हमारा देश भी गौरवान्वित महसूस करे। तो किशन जी, ये जो आपने एक तरीका जो आपने ईजाद किया है, अभी तक आपने क्या क्या इनोवेशन किया है, इसके विषय में कुछ संक्षेप में बताएं। अभी पहले तो हम कूलर बनाए थे, उसके बाद जुगाड़ गाड़ी बनाए, साइकिल पे बना के उसको चलाए थे। उसके बाद हम अभी मकान बना रहे हैं जो कि कम खर्च में अच्छा से अच्छा मकान बना, और छोटा जगह में ही बहुत बड़ा चीज़ बन जाता है, जैसे कि 1.25 इंची का दीवार और अल्बेस्टर से फिटिंग, और मकान का मजबूती बहुत ज़्यादा होता है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। ये कौन सी जुगाड़ है कि अल्बेस्टर से फिटिंग करके और ऊपर से आप प्लास्टर या ऊपर से आप ढलाई भी कर रहे हैं? ये कैसा टेक्नोलॉजी, तो बड़ा विचित्र लग रहा है सुनने में। अल्बेस्टर फिटिंग करने के बाद उसमें से 10 mm का सरिया नहीं लगता, उसमें सिर्फ 8 mm का सरिया से हम उसको ढलैया करेंगे तोड़ के कर रहे हैं। जो आप कैसे कर सकते हैं कि 10 mm का नहीं लगेगा, 8 mm का लगेगा? मतलब कुछ ऐसा तो आपने साइंस के बारे में कुछ पढ़ा तो होगा ना, कुछ जाने होंगे ना, कि ऐसे ही अपने मन से में फितूर आया आपने कर दिया? नहीं, उसके लिए हम नीचे बीम दिए हैं, बीम के द्वारा उसको रोक दिया है, तो बीम में कोई दिक्कत नहीं होता, बीम में लोड पूरा रहता है। और जब 8 mm का सरिया देते हैं तो जैसे 10 mm में सरिया में फाटने का डर रहता है, और 8 mm सरिया में फटेगा नहीं, और जब फटेगा नहीं तो बिल्डिंग गिरेगा नहीं जल्दी। अरे वाह, ये कहीं आपने आइडिया ऐसा कुछ कहीं काम करके सीखा या अपने मन का है ये आपका आइडिया? नहीं, इसको हम काम किए तो उसके बाद जांच किया, जांच करने के बाद पता चला 10 mm सरिया और 8 mm सरिया में जितना मोटा सरिया होता है वो ज़्यादा फटने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए बीम में हम सरिया डाल दिया, उसके बाद 8 mm सरिया छत में डालें ताकि वो फटने से कोई दिक्कत नहीं हो, वो फटवे नहीं करता है। ये बड़ा विचित्र लग रहा है, आपने सरिया 8 mm का डाल रहे हैं, और ये तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हमारे दर्शकों को शायद अगर समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसको तफसील से बताइए ताकि दर्शक हमारे इसे पूरी बेहतरी से जान पाएँ, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी कम लागत में किफ़ायती वो भी लाभ ले सकें। और ये आपका ये थीसिस जो है हमारे देश के प्रसिद्ध विद्वानों के पास जाए तो आपका ये पेटेंट भी हो सकता है। लोग आपके पेटेंट हो जाने का मतलब होता है आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका ये टेक्नोलॉजी फिर कोई ले नहीं सकता है, आपसे ही खरीदेगा। तो इस विषय पे आप कुछ अनुसंधान कर रहे हैं या इस विषय पे आपने कुछ सोचा है? इस विषय पे यही है कि वो जो 8 mm का सरिया डाल रहे हैं उसमें से कोई दिक्कत नहीं होता और मजबूती बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दीवार में जब हम लगा रहे हैं तो उसमें छड़ का मागा ज़्यादा हो गया, इस कारण से उसमें से बेल्डल का जाली का प्रयोग करके हम उसको दीवार तैयार कर रहे हैं, जिसकी 1.25 इंची का दीवार पूरा फिटिंग और मजबूती पूरा होता है। और साइड में दीवार जब हम लगाए हैं तो छड़ डाले हैं 6 mm का, उसके बाद उसमें 1.5 इंची का ही दीवार हम दिए हैं ताकि वो दीवार पूरा मजबूत होता है। एक बड़ा हैरान मैं हो रहा हूँ ये जानकर, आप कहते हैं कि आपने सिर्फ 10+2 पास किया साइंस से,
आगे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? वो कुछ गरीबी के कारण से पढ़ाई में पैसा नहीं हुआ, उसी कारण से हम नहीं पढ़ पाए, जिस कारण से हमको ये टेक्नोलॉजी अपना के हमको काम करना पड़ रहा है राजमिस्त्री का, जो कि घर द्वार। देखिए ये बड़ी विडंबना है कि जिस इंसान के पास इतनी खूबियां हैं, जिनके पास इतना लगन है, ऐसे इंसान कितने अभावग्रस्त ज़िंदगी में को जीते हुए भी इन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना लगाव नहीं छोड़ा और क्रमशः इसमें लगे रहे, भिड़े रहे और अंततोगत्वा धीरे धीरे इन्होंने इसमें कामयाबी भी हासिल की अपने तरीके से। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे कृष्णा कुमार के माध्यम से कि किस तरीके से इन्होंने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इजाद किया जो कि सभी के लिए एक आयाम बने, सभी के लिए एक अद्भुत एहसास हो और सभी तक यह पहुंच पाए कम से कम लागत में। चलिए आगे फिर जानते हैं इन्होंने अब तक और क्या क्या इजाद किया है और फिलहाल ये अभी किस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हम बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद अगला टारगेट है कि हम एक ही पिलर पर और कम जगह में ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया घर बनाने का कोशिश करेंगे, जो कि छोटा से छोटा जगह में, शहर में जैसे होता है छोटा जगह होता है, उसमें से अच्छा घर बनाया जाकि ईंटा और का ज़रूरत कम पड़े और जगह ज़्यादा मिले। जैसे ईंटा में 5 इंची का खपत होता है, उसमें से 1 इंची दीवार में ही मेरा जो सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लोड भी बढ़िया रहेगा। ये 5 इंची का क्या आप कह रहे हैं और 1 इंची क्या, ये थोड़ा सा तफसील से समझाइए थोड़ा दर्शकों को। 5 इंची दीवार में प्लास्टर करने के बाद वो 6 इंची हो जाता है, टाइल्स उस लगेगा तो 7 इंची मोटा हो जाता है और 1 इंची दीवार जब हम खड़ा करेंगे तो उसमें से प्लास्टर भी अगर यदि करेंगे तो टाइल्स लगा के बेसिक 2 इंची मोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा फिनिशिंग करके, और मजबूत भी उतनी होगा और हर चीज़ आप फिटिंग कर सकते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी में खास तौर पे आप सिविल टेक्नोलॉजी, इसको सिविल कहा जाता है, यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र जो होता है, जो कि मैप वगैरह बनाते हैं, जो इंजीनियर वगैरह बनाते हैं, तो क्या आप ड्राइंग वगैरह भी बनाते हैं ऐसा? जी हाँ, हम नक्शा भी बना के तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम काम करते हैं। जितना भी चीज़ हम अभी तक बनाए और टोटल का डायग्राम तैयार किया, उसके बाद फिर हम उस पर काम करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते 10+2 के बाद, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत कुछ दे सकते थे। ये बहुत दुखद विडंबना है कि आप जैसे होनहार इंसान को सही समय पे वो सहूलियत नहीं मिल पाई, जिस वजह से आज आप असमर्थ हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह भी होती है। आपने चाहा और आपने स्वयं एक राह भी तैयार खुद से की, अपने खुद के टेक्नोलॉजी को आपने इनोवेट किया। इनोवेट करने के साथ ही साथ आपने उस पर गंभीर मंथन किया और निष्कर्ष आपने ये निकाला कि भाई आपने जो सोचा था वो पूरी तरीके से सही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर यदि हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम एक से एक चीज़ बना सकते हैं जिसकी देश के लिए अच्छा रहेगा। मेरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा आशीर्वाद और मेरा पूरा सपोर्ट लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से, हमारे क्रू मेंबर के माध्यम से, हमारे शहरवासियों के माध्यम से, ये पूरा हमारा सहयोग रहेगा आपको कि आप आगे बढ़ें, आपके पढ़ाई लिखाई का योगदान हम लोग कर पाएँ, किसी न किसी माध्यम से हम आप ही के भाषा में जुगाड़ करवा पाएँ, जिससे कि आप अपने करियर को एक अच्छा आयाम दे पाएँ और एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन पाएँ। जैसे कि हनीफ कॉन्ट्रैक्टर, विश्व में बहुत बड़ा नाम है हनीफ कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लेकर मलेशिया की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं। साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो है, शायद आपने नाम सुना होगा, बुर्ज खलीफा, ठीक है, उसको भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। और अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के विस्फोट होने के बाद अभी जो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है वो भी हनीफ कॉन्ट्रैक्टर ने ही बनाया है। तो आप क्या जीवन में हनीफ कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं? सिविल में आना चाहते हैं या कुछ कोई ऐसा चीज़ बनाना चाहते हैं, यांत्रिक चीज़, टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ करना चाहते हैं? सिर्फ सिविल में जाना चाहते हैं या जो आपके मन में आएगा वो कीजिएगा? नहीं, हम सिविल में नहीं जाना चाहते हैं। हम मन में जो आएगा वो बना सकते हैं, जो इसकी जर्नली में सब सारा चीज़ को पता तैयार करते हैं, उस हिसाब से हम तैयारी करना चाहते हैं, जो कि कोई भी चीज़ बनाने में हमको दिक्कत ना हो। हर चीज़ बनाने के ख्वाहिश है मेरे में। सिविल इंजीनियर तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ बनाने के लिए ख्वाहिश है। हर चीज़ बनाने के लिए ज़रूरत है सिविल इंजीनियर में।
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए ये मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो जा रहा हूँ कि हमारे देश में होमी जहांगीर भाभा, आप जानते हैं होमी जहांगीर भाभा जो हमारे आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े साइंसदाता थे, एक वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के निर्देश से, उन्हीं के कर कमलों के माध्यम से हमारे देश में परमाणु युग का जन्म हुआ, और उन्हीं का ही सफल नेतृत्व की वजह से आज देश परमाणु संपन्न देश बन पाया है, जिसका लाभ हम कई तरीके से ले रहे हैं। जानते होंगे आप, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उनके अंदर भी ललक थी। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह, तो ऐसा ही चाह हमारे कृष्ण कुमार जी के पास है, और वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन अभावग्रस्त ज़िंदगी उन्हें हमेशा पीछा करती है उनकी, और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हौसला अपना नहीं छोड़े हैं। सिर्फ इन्हें ज़रूरत है हमारी और आपकी कुछ सपोर्ट की, हमारी और आपकी कुछ मदद की, जिससे कि ये लड़का भी एक दिन देश में APJ अब्दुल कलाम बने, होमी जहांगीर भाभा बने, विक्रम साराभाई बने, और भी बड़े बड़े जितने भी साइंसदान वैसे वैज्ञानिक बने हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने कुछ यांत्रिक चीज़, जैसे कि आपने कहा कि आपने कूलर बनाया, फिर आपने एक साइकिल पे आपने मोटर डाल के उसको अपने तरीके से उसको मोटरसाइकिल भी बनाया, ये कैसा प्रयोग था? साइकिल पे मोटरसाइकिल बनाया, वो तो केरोसिन तेल और डीजल और पेट्रोल पे चलता था। और फिर पटवन के लिए LPG गैस जो होता है घरेलू, वो गैस से इंजन चला के हम खेत पटाते थे, जो कि तेल महंगा जब हो जाने के कारण से हम सिलेंडर लगा के खेत पटाते। 1 लीटर में 3 घंटा चलता था इंजन पानी में। और ऐसे अगर डीजल और इसे जो जलाते थे तो वो 2 घंटा चलता था डीजल। 1 घंटे का फायदा, साथ ही साथ दाम भी कम। वाह, ये तो बड़ा जुगाड़, इसीलिए आपको जुगाड़ू मैन भी कहा जाता है, गाँव वाले कहते हैं। अच्छा, शुरुआत में जब आप ये सब कर रहे थे तो कुछ आसपास के लोगों से कुछ ताना छीटाकशी ऐसा कुछ सुनने को मिला था आपको? हाँ, वो मिलता था, उस पर हम ध्यान नहीं देते थे। वो बहुत सारा आदमी बोलते रहता था अनेकों बातें, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा तो आगे बढ़ने में दिक्कत होता है। इसलिए घर वाला सपोर्ट करता था, इसलिए पब्लिक बोलने से कोई दिक्कत नहीं होता है, बगल वाला बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर सपोर्ट, मम्मी पापा सपोर्ट करता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। देखिए 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 देखिए, आपको ये सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर अगर लगन है, आप अगर कुछ कर दिखाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो लोगों की मत सुनिए, उनकी परवाह मत कीजिए। लोग हैं वो कुछ तो कहेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आप में मादा है, अगर आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो सफलता आपके कदम को चूमेगी, ज़रूर आपके कदमों को चूमेगी, बशर्ते कि आप अपने लगन और अपने मेहनत में प्रयत्नशील रहें, लगातार काम करते रहें, और सफलता के लिए एक जुनून अपने दिल में, एक हद तक जुनून अपने दिल में बसा कर रखें, ताकि आप आने वाले दिनों में एक अच्छे वैज्ञानिक बने, एक अच्छे इंसान बने, देश को कुछ दें, जिससे कि आप, देश हमारा शक्तिशाली बने, देश हमारा गौरवान्वित महसूस करे। आइए चलते चलते कुछ और भी इनसे जान लेते हैं। विक्रम जी, अभी हाल फिलहाल आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हाल फिलहाल अभी हम मकान में काम कर रहे हैं, जो कि मकान हम किशनपुर में बना रहे हैं अभी, और वो मकान बहुत अच्छा से तैयार कर रहे हैं। उसमें सारा सिस्टम दिए गए हैं, झूला भी लगाया गया है, बेड झूला भी है, और उसमें मछली का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि साल में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया वो मकान से मछली का आमदनी आ जाएगा। ऊपर बीच में आदमी रहेगा, नीचे और ऊपर मछली रखा जाएगा। ये क्या टेक्नोलॉजी है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप कह रहे कि 80 हज़ार रुपया महीने में कि साल में? साल में। आप घर तो घर कहते हैं, आम तो आम और गुठली के भी दाम, मतलब घर भी बनेगा और ऊपर में भी मछली की पैदावार होगी, आदमी पैदावार करेंगे उसको, मछली नीचे में भी मछली का उत्पादन करेंगे वो। ये क्या चक्कर है भाई, थोड़ा सा बताइए आप हमें। नीचे जैसे कि माल जाल रखने का हॉल तैयार कर दिया, उसके बाद उसमें उसी नीचे में फिर मछली का खदान बना के उसमें मछली डाल देंगे, उसको फिर आराम से उसको ढक देंगे और उसमें ऑक्सीजन हर चीज़ की व्यवस्था दे देंगे। उसके बाद दूसरा मंजिल पे आदमी रहेगा, तीसरा मंजिल पे जाके फिर से हम मछली का 1000 स्क्वायर फीट में हम मछली का खदान बना देंगे और नीचे 300 स्क्वायर फीट रहेगा।
उसमें नहीं हो कम से कम 80,000 रुपया साल में आ जाएगा। अगर चूँकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य के बारे में मैं काफ़ी जागरूक था, चूँकि मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी आमदनी का एक स्रोत है, जरिया है। थोड़ा दर्शकों को हमें बताएं कि वो किस तरीके से वो अपने आप को इस तरीके का मकान बना करके लाभान्वित कैसे होते हैं और कैसे ये व्यवसाय करें। और मैं चाहूँगा कि सरकार आपकी बातों को सुने, यहाँ के साइंसदाता आपकी बातों को सुने, आपको मौका दे, ताकि हमारे देश में नए तरह तरह के जो इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जाए, लोगों का 100 का नज़रिया बने, आगे बढ़ने का भी नज़रिया उनके अंदर में आए। और हमारे दर्शकों, जो आप अपने घर में आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चियां हैं, उन्हें आप इस तरीके से जागरूक करें कि किस तरीके से वो एक कम समय में और कम लागत में और थोड़े में ही वो किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आइए मैं हमारे कृष्ण कुमार जी से ही जान लेते हैं कि किस तरीके से वो एक नया इजाद कर रहे हैं। आइए कृष्ण जी, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिए। उस हिसाब से बिल्डिंग तैयार करना पड़ता है जिसकी मजबूती पूरा और भूकंपरोधी हो, और जिसमें से पानी डालने के बाद वो दूसरा छत पे ना हो। डबल ढलैया करने के बाद उसमें पन्ना सरिया कर देने के बाद उसमें टंकी तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें मछली का उत्पादन कर सकते हैं, छोटा से छोटा घर में भी। कोई भी ऐसा घर है उसमें मछली बना सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग मजबूत होना चाहिए। देखिए, मैं तो भाई पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ हमारे कृष्ण कुमार जी से, और मैं खुद इन्हें 1 या 2 दिन में मैं अपने घर ले जाऊंगा, अपने छत पे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ काम है। और मैं चाहूँगा दर्शकों, आप भी हमारे कृष्ण कुमार जी को ले जाएं अपने घर इस प्रोग्राम को देखने के बाद, और इनसे राय लें, देखें, इन्हें जांचें परखें, इन्हें मौका दें, ताकि ये अपने पैरों पर तो खड़े हो ही जाएं, ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा मकाम बनाएं जो कि भागलपुर की अंग नगरी में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बालक जो कि गरीबी में पलते हुए, गरीबी में बढ़ते हुए, इन्होंने कभी गरीबी को अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में इसे आड़े आने नहीं दिया। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन ये लगातार सोचते रहे, 16 से 18 घंटा ये काम करते हैं जनाब। सिर्फ यही नहीं, काम करने में कभी कभी जब इन्हें परेशानी होती है तो ये सोचते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो गई, क्या ऐसी खामियां हो गई जिसकी वजह से ये फलीभूत नहीं हो पाया, और अंततोगत्वा ये उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को खोजा जाए। आइए कृष्ण कुमार जी से कुछ और जानकारी लेते हैं इस विषय में। दर्शकों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही काम की ये इंटरव्यू मैं ले रहा हूं आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले समाज के लिए, आने वाले परिवेश के लिए, आने वाले नए जनरेशन के लिए एक नई सीख, एक नया जज्बा, और उस जज्बा को कार्यान्वित करने जा रहे हैं हमारे कृष्ण। जीवन में गंभीर चुनौतियों से लड़ते हुए आप इतना कुछ कर लेते हैं, ये जज्बा, ये जोश कहाँ से आता है आपको? ये हौसला बुलंद है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। काम करने के लिए कोई भी चीज़ हार नहीं मानना चाहिए, छोटा रहे या बड़ा काम रहे, उसमें हारना नहीं चाहिए किसी को। अगर हार जाते हैं तो उसमें से आपका कामयाबी नहीं आएगा। कितनों भी कठिन से कठिन परिश्रम आने के बाद भी आप हार नहीं मानना चाहिए इस विषय, इसीलिए कोई भी काम करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं आपको स्वयं सैल्यूट कर रहा हूं कृष्ण कुमार जी कि आप आगे बढ़ें, आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल कर सकें। भगवान आपको इतनी सुगमता पूर्वक आपको रास्ते बनाएं जिससे कि आप उस रास्ते पर चलकर अपना ही नहीं वरन अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का, अपने प्रांत का, अपने देश का, अपने राज्य का आप नाम रोशन कर सकें, साथ ही साथ लोगों को एक सीख दे पाए। कृष्ण कुमार जी, अभी आपने कहा कि मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं? और भी कोई घर में कोई है जो सपोर्ट करते हैं आपको? मम्मी पापा और भाई है, वो सब मिल के सपोर्ट करता है काम करने में। कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसमें सपोर्ट करता है, वो जानता है कि वो फुल सक्सेस हो जाएगा। और जब मम्मी पापा सपोर्ट करता है तो जब मम्मी पापा का आशीर्वाद है, भाई का आशीर्वाद है, तो कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता, वो फुल सक्सेस हो जाएगा। वाह, सुन लीजिए, माँ बाप का प्यार, माँ बाप का सपोर्ट अपने बच्चों के लिए एक संजीवनी है। मैं माँ बाप से भी कहूँगा,
मैं उनके पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चे को काम करने दीजिए, उन्हें लड़ने दीजिए, उन्हें गिरने दीजिए, उनका क्रिटिसाइज ना करें, उनको टोके नहीं, उनके दिल को छेड़े नहीं। उनके मन में अगर कुछ करना उन्होंने ठाना है तो उन्हें करने दें। धीरे धीरे कभी गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, अंत तो गतवा, एक दिन वो कामयाब होगा हमारे दशरथ मांझी की तरह। आप जानते हैं दशरथ मांझी, लोग हंसते थे, कहता था ये पागल चला छेनी हथौड़ी से रास्ता बनाने के लिए, लेकिन उसने जिद बनाई थी, अपने जुनून था कि नहीं मुझे रास्ता बनाना है, रास्ता बनाना है। और ये बात उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, यही बात हमारे कृष्ण कुमार जी भी कह रहे हैं। लड़ते रहो, जूझते रहो, भिड़ते रहो, तब तक जब तक आप कामयाबी आपके कदमों को नहीं चूम लेती है। आइए कृष्ण कुमार जी से और भी कुछ जानकारी लेते हैं। बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवेश के लिए है, आपके समाज के लिए है, आपके देश के लिए है, हमारे वतन के लिए है, हमारे राज्य के लिए है। ये सारा कुछ 24/7 सब पे नजर, सबकी खबर लोकल टीवी न्यूज के माध्यम से मैं आप तक एक्सक्लूसिवली लेके आया हूं। आइए जानकारी लेते हैं। बड़ा दिलचस्प दौर और मोड़ पर यह इंटरव्यू आ चुकी है, इस विषय में कुछ और प्रकाश डालते हैं। कृष्ण कुमार जी थोड़ा और बताइए। जैसे कोई भी माँ बाप बच्चे को अच्छा शिक्षा दे और बच्चे कामयाबी करने के लिए हौसला बुलंद करे, और मम्मी पापा को कोई अच्छे से दिक्कत ना करे तो कि आगे चल के मम्मी पापा को दिक्कत हो, इसलिए हर बच्चे को शिक्षा अच्छा देना जरूरी होता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा है और भाई है और भाभी है और छोटा। आप कुल कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। सबसे ज़्यादा आपको ये कार्य करने में कौन सबसे ज़्यादा आपको मेहनत किया, किसने सबसे ज़्यादा आपको जागरूक किया? मैंने सुना कि कभी भाभी जी ने आपको कुछ टोका था, किस विषय में कुछ कहा था आपको, तो ये क्या वाकया क्या है? थोड़ा इस वाकया को थोड़ा बताइए आप। हम जैसे कि राजमिस्त्री का काम करते तो उस टाइम में तो भाभी बोला कि काम करते हो तो खाली टेक्नोलॉजी तुम बनते हो, इसलिए ऐसा काम करके दिखाओ कि मेरा रैक मोटा है और उसको तुम छोटा से छोटा और पतला बना के दिखाओ, तब तुम्हारा जानेंगे कि तुम टेक्नोलॉजी हो। तो उसी विषय में हम फिर काम करने स्टार्ट किए। तो उसके बाद फिर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हुआ सक्सेस। उसके बाद भाभी बोला कि हम अपना सारा सामान देते हैं और आप यहाँ मेरा रिसर्च कीजिए। तो ये हम दरादी में किए थे और यहाँ पे ही मामा के घर में ही मम्मी का ही था घर में, वहीं भाभी बोला था वहाँ ही बनाए थे और वहीं रिसर्च किया। उसके बाद वहाँ पे सक्सेस किए पूरा। शानदार शानदार शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। मैं किन लफ्ज़ों में आपका अभिनंदन करूं, किन लफ्ज़ों में मैं आपकी शुक्रिया अदा करूं, मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। समय का तकाजा है कृष्ण कुमार जी। बहुत छोटे में कभी और किसी और मोड़ पर हम आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी लोगों को, दर्शकों को, ताकि वो अपने जीवन में एक प्रेरणा लें, आपकी जीवनी से वो कुछ सीखें। और मैं माता पिता जी को सादर अभिनंदन करूँगा, प्रणाम करूँगा उनको कि आप भी कृष्ण कुमार जी के माध्यम से, उनके जीवनी से कुछ सीखें और अपने बच्चों को कृष्ण कुमार जी जैसा बनाने में उन्हें सहयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोनी मिश्रा, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पे नज़र और सबकी खबर। धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।